हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर फिर से। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 12 के कैपेसिटर चैप्टर की, कैपेसिटर में लेक्चर नंबर 1 की। ठीक है, आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर बार आपको नीट में एक क्वेश्चन या कभी कभी दो क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक से रहता ही रहता है, और बोर्ड में भी इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैपेसिटर को पढ़ने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो करंट का बेसिक पार्ट है, जिसमें कि रेसिस्टेंस वगैरह के कम्बिनेशंस वगैरह निकालने को कहा जाता है, और किरचॉफ्स लॉ जो है वो सब मेंशन किया हुआ है। तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने पहले उसको नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। तो करंट का बेसिक फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर करने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कैपेसिटर है क्या, व्हाट इज कैपेसिटर। तो इसके बारे में यही समझिए कि इट इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल प्लेट्स, है ना। तो कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें दो आइडेंटिकल प्लेट्स आपको उसकी जरूरत होगी। दो आइडेंटिकल प्लेट्स का अरेंजमेंट होगा जिसको हम लोग फॉलोइंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, विच आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। ठीक है, दो आइडेंटिकल प्लेट्स होंगे और उसके अरेंजमेंट को हम लोग जब फॉलोइंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। तो पर्पस कौन सा है देखिए जरा। तो पहला पर्पस हो गया फॉर स्टोरिंग द चार्ज। जब हमें कभी चार्ज को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है तब हम लोग इस अरेंजमेंट का उपयोग करते हैं, तो फॉर स्टोरिंग द चार्ज। तो जो चार्ज हम लोग जो स्टोर करेंगे उसमें ये मस्ट है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो होंगे वो बोथ प्लेट्स पर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब एक पर अगर पॉजिटिव आया, जैसे यहाँ हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रखा है, तो एक प्लेट पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे पर निगेटिव आ जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, और इन प्लेट्स की जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होगी वो भी बहुत स्मॉल होगी। ये भी याद रखने वाली बात है कि वो भी हम लोग छोटा रखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पर्पस क्या हो गया, फॉर स्टोरिंग द एनर्जी। पहला पर्पस क्या था, फॉर स्टोरिंग द चार्ज। दूसरा पर्पस क्या हो गया, फॉर स्टोरिंग द एनर्जी। नेक्स्ट पर्पस फॉर क्रिएटिंग द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमको क्रिएट करना होता है तो उसके लिए भी हम लोग कैपेसिटर का यहाँ पर हेल्प लेते हैं। फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग कंपोनेंट्स इन एसी सर्किट्स। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें ये बहुत उपयोग होता है। कैपेसिटर के प्रयोग से आप उसके जो वाइब्रेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं एसी में, आप जानते हैं कि फ्लक्चुएशंस होता रहता है वोल्टेज का, तो उन फ्लक्चुएशंस को आप फिल्टर कर सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं, है ना। तो उसके लिए भी कैपेसिटर का यूज होता है। डिटेल्स हम लोग जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे जब, तब उसमें देखेंगे। तो एक बार फिर से दोहरा दूं, कैपेसिटर क्या है। तो इट इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ two identical plates which are used for the following purposes: for storing the charge, and charge must be equal and opposite charges on both the plates; for storing the energy; for creating the constant electric field; for the filtration of vibrating components in AC circuits. So such arrangement is known as capacitor. ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात देखें तो ये टाइप हम लोग दो आधार पर निर्धारित करेंगे। एक बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन या शेप जिसको कह सकते हैं कि वो दिखने में कैसा होगा, तो उसके आधार पर आपको इस तरह से फॉलोइंग दिख सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें दो प्लेट्स होंगी, आपस में पैरेलल होंगी और बहुत ही कम डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया हुआ होगा, और एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन कैपेसिटर, जिसमें आपका ये पैरेलल नहीं भी हो तो भी चलेगा, ये इंक्लाइन इस तरह से हो सकता है। तीसरा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल दो सिलेंडर्स होंगे, एक छोटे और एक उसके ऊपर कवर किया हुआ, और अंदर वाले पर आपका एक प्लस हो गया तो बाहर वाले पर माइनस हो जाएगा इस तरह से। और चौथा स्फेरिकल, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, उसमें एक स्फेयर होगा, उसके आउटर सरफेस पर होगा, दूसरा हो जाएगा उसके इनर सरफेस पर होगा, तो इस तरह से आपका हो जाएगा ये स्फेरिकल कैपेसिटर। और दूसरा आधार हम लोग बनाएंगे बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड। तो ये सब जो कैपेसिटर्स हैं, आप इनके बीच में कुछ मटेरियल को फिल कर सकते हैं, और उसके आधार पर भी हम लोग कैपेसिटर के टाइप को बताएंगे। अगर आपने एयर ही रखा हुआ है तो फिर हम एयर कैपेसिटर बोलेंगे। और कभी आप क्या करते हैं, वुड वुड के जो छोटे छोटे पाउडर्स होते हैं, लकड़ी का बुरादा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वुड पाउडर, उसको अगर आपने इसके अंदर डाला हुआ है तो फिर उसको हम लोग वुड कैपेसिटर कह सकते हैं। कभी कभी पेपर का यूज होता है, सो पेपर कैपेसिटर कहलाएगा, और अक्सर माइका का यूज होता है तो माइका कैपेसिटर भी कहलाएगा। ठीक है,
तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन मतलब दिखने में कैसा है उसके आधार पर कैपेसिटर आपको इस तरह से देख सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंक्लाइन प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। जिसमें अगर सिलेबस की बात करें हम लोग तो पैरेलल प्लेट, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, यही तीनों आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना होगा, आगे जाके पढ़ेंगे, इसकी कैपेसिटी वगैरह निकलेगी। बाकी इंक्लाइन प्लेन वाले आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। बेस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड, तो ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर बीच में एयर हो गया, कुछ भी नहीं भरा आपने, एयर है वहाँ पे, तो एयर कैपेसिटर। और कोई वुड का पाउडर है अगर वहाँ पे, तो वुड कैपेसिटर। पेपर है, पेपर कैपेसिटर। माइका है तो माइका कैपेसिटर। तो काफ़ी सिंपल है ये। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर की। तो आइए देखें उसको। तो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर की। तो हर एक कैपेसिटर की अपनी अपनी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में जैसे हमने दो प्लेट की बात की, तो दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा कि जैसे जैसे चार्ज जमा होता जाएगा, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का हो जाता है, तो उस वक्त जो भी चार्ज आप स्टोर करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितना भी चार्ज का जरूरत है, उसी को आपको क्या कहना है? कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर। तो मैथमेटिकली मान लो कि हमने क्यू चार्ज दिया और उससे क्या हुआ? डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो सी कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट का डिफरेंस लाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा बी से डिवाइड करेंगे। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा बी। ये मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला हुआ, बहुत याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा बी। C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, या सिंपली बोलेंगे कैपेसिटी। अभी आप देख सकते हो कि अगर यही डेल्टा भी 1 वोल्ट का हो गया तो C जो होगा वो क्या? कैपेसिटी किसके बराबर? तो अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड के बराबर। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटी कभी कभी आपको पूछ लेता है कहीं कहीं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे साफ है, फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। ऊपर में हो गया Q, इसका हो गया कूलम, नीचे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो जिसका हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, कूलम अपॉन वोल्ट, और वोल्ट को हम लोग क्या लिखते हैं? तो जूल अपॉन कूलम। क्योंकि आपको याद होगा कि भी एक जो हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन किए थे, वो हम लोग डिफाइन किए थे अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इन ब्रिंगिंग एनी यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो W अपॉन क्यू, पोटेंशियल को हम लोगों ने वर्क डन के रूप में डिफाइन कर रखा था। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही होता है पोटेंशियल। सो W अपॉन क्यू, W का हो गया जूल, Q का हो गया कूलम। सो जूल प्रति कूलम। यहाँ वोल्ट के लिए लिखेंगे, कूलम देखिए ऊपर चला जाएगा तो कूलम का स्क्वायर बन गया, नीचे जूल रह गया। और इसी क्वांटिटी को कूलम स्क्वायर अपॉन जूल, ये क्वांटिटी जो है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फेराड। फेराड एक साइंटिस्ट, फेराड के सम्मान में फेराड। याद रखिएगा, फेराड डे नहीं करना है, ओके? DAY मत जोड़िएगा, सिर्फ फेराड तक चलेगा, ओके? फेराड। और ये कैपिटल एफ से यहाँ पर ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसीलिए नॉर्मली हम लोग माइक्रो फेराड वगैरह में कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, आगे आप देखोगे। तो फेराड याद रखिएगा, एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। डायमेंशन की अगर बात कर लें तो कूलम को तोड़ दीजिए। कूलम जो क्यू हुआ, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, तो आई के लिए एम्पियर हो गया, और टी जो कि सेकेंड है आपका, टी तो टी ही रहेगा। तो उस हिसाब से आपका ये चलेगा कूलम के लिए आई इंटू टी, तो आई के लिए एम्पियर, तो ए इंटू टी और इसका स्क्वायर, और नीचे में जूल है तो आप वर्क डन वाला mL2T-2 इतना लिख सकते हैं। और फिर इसको अरेंज कर देंगे तो m इनवर्स L-2, टी ऊपर जाकर यहाँ पर 2 था, ये भी ऊपर जाके प्लस में T4 एंड एम्पियर का पावर 2। तो इस तरह से इसका डायमेंशन आ जाता है। तो वेरी सिंपल है, आइए आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हम लोग अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटी की, या फिर उसको हम लोग कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर बात करेंगे। तो फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो देखिए 2 प्लेट्स आपको इस तरह से लगाया हुआ है। याद रखिएगा, प्लेट्स जो है आपका वो जैसा कि प्लेट होता है ना, तो उसी तरह का मान लीजिए कि हमारी एक हाथ हथेली हो गई, एक प्लेट हो गया, दूसरा हथेली, तो प्लेट आपको इस तरह से ही रहेगा, इस तरह से।
इसके गैप काफ़ी कम होते हैं, है ना। तो ऊपर वाले प्लेट के देखिए अंदर में सब प्लस चार्ज आ गया, नीचे वाले प्लेट के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इस तरह से ऐसे करके रहेगा ये, ठीक। तो यही हो गया आपका एक तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हम लोग इसी की कैपेसिटी निकालने जा रहे हैं। तो कैसे होगा, तो बाकी इसमें ऐसे तो एक्सटर्नल सर्किट चार्ज जैसे आएंगे कहाँ से, तो इसके लिए आपको एक सेल जोड़ना पड़ेगा, तो वो सब हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमने किसी तरह से अपना सेल वेल जोड़ के इस पर चार्ज ले आया, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। क्यू अमाउंट का चार्ज आ गया, और इसकी वजह से जो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बनी उसको हम लोग सिग्मा बोलेंगे। तो यहाँ पर हम Q बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, जहाँ ए हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब प्लेट का जो एरिया होगा बेसिकली उसी एरिया को हम लोग ए बोल रहे हैं, प्लेट एरिया, ठीक है। और सिग्मा हो गया यहाँ पर क्या, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज देंगे तो वो डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, तो जो फैलेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में, चूंकि ये 2 डायमेंशनल हो गया इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा वो सिग्मा। सो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आप लिख सकते हो। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस वो क्या है, D है। तो अब इसको कैसे हम लोग कैपेसिटी को कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें जो बेसिक काम करना होता है कि वो कि इसके प्लेट के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका जरा कैलकुलेशन किया जाए। तो प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उसके बारे में देखिए। तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैट में कि अगर कोई हमारे पास चार्ज सीट हो और सारे चार्जेस अगर वन एक ही साइड में हो, जैसा कि होता है किसमें, कि नॉन कंडक्टिंग सीट के केस में, तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस से तो इंडिपेंडेंट होता है और सिग्मा पे डिपेंड करता है। तो वैल्यू क्या आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से। तो इस प्लस वाले की वजह से आप देखिए इस पोजीशन पर देखिएगा तो वो नीचे की तरफ चूंकि अवे होगा, और माइनस वाले की वजह से देखिएगा तो ये टुवार्ड्स होगा, तो इसी तरफ आएगा। तो इसकी वजह से भी उतना ही हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी उतना ही चला जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने पे क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल है। तो इस तो कैपेसिटर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पे वो क्या होगी, उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक। तो अब जैसे ही हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इसकी मदद से, चूंकि ये कांस्टेंट नेचर का है, तो इसकी मदद से हम करते क्या है कि दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको निकाल लेते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, E इंटू डी, E इंटू डी। सिंपल सा आपका यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इसके बीच का होगा इंटू डिस्टेंस, वो डेल्टा भी, है ना। तो ये फॉर्मूला जैसे कहाँ से आया, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पढ़े थे डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग देखें तो यही पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी बाय डेल्टा आर के रूप में दिया जाता है। तो उसी आधार पर आप डेल्टा वी ई इंटू डेल्टा, डेल्टा आर की जगह ये आपका क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो ई इंटू डी हो गया। अब ई हमको पता है तो हमने लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं, और इंटू डी रहेगा आपका। अच्छा, अब सिग्मा क्या था, तो सिग्मा हम लोग का चूंकि Q इक्वल टू सिग्मा है तो सिग्मा इक्वल टू Q बाय ए, इस तरह से जहाँ जरूरत पड़ेगी यूज करना है, या नहीं पड़ेगी तो रहने देना है सिग्मा के फॉर्म में ही, चूंकि वो आगे जाके कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन इंटू डी, ये क्या निकल गया हमको, डेल्टा वी निकल गया। तो डेल्टा वी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो कितना होगा, ये आपको हमेशा निकाल लेना है, ठीक है। आगे जाके इसी का यूज होते रहता है। अब जब आप कैपेसिटी की बात करते हो तो कैपेसिटी क्या हमने पढ़ा है, Q इंटू डेल्टा, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, Q अपॉन डेल्टा वी पढ़ा है। तो ये डेल्टा वी जो हमने निकाला इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब चाहे तो Q को आप सिग्मा ए लिख लो या फिर सिग्मा को आप Q बाय ए लिख लो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। तो कैंसिलेशन होना ही होना है, तो हम Q को सिग्मा ए ही लिख लेते हैं, लिख लिया, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, अब जो बचा सो बचा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो आपकी जो कैपेसिटी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में जिसमें बीच में एयर हो गया, कोई और मटेरियल नहीं है, तो क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर भी बोलते हैं आप, इनटू एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो C होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा होगी, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब प्लेट के बीच का डिस्टेंस आप जितना कम करोगे कैपेसिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो हम जब भी कैपेसिटर बनाते हैं तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर बनाएं, तो उसके लिए हमें प्लेट के बीच के डिस्टेंस को क्या करना होगा, कम से कम रखना होगा, है ना। बाकी अगर हम लोग
और कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप डाल देते हो तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। जैसे के हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मटेरियल का। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए हमने आगे वहाँ लिखा है, देखिए नोट करके आगे आप भी नोट कर लीजिएगा। इफ द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे हमने पढ़ा था ना, माइका वगैरह हो गया, वुड के पाउडर हो गए, है ना, इस तरह से पेपर्स हो गए। तो अगर आपने एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, याद रखिएगा एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, तो एप्सिलॉन आर। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे इस एप्सिलॉन आर और के को दोनों को एक जैसा मानेंगे। याद रहे ये के 1/4 हियर दिस के इज नॉट इक्वल टू, ये जरूर मेंशन कर देना है कहीं पे कि इस टॉपिक में दिस के 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये के क्या है, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू है, मतलब ये एप्सिलॉन आर आप कह सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहना, ठीक है। पहले भी इलेक्ट्रोस्टैट में ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, चाहे तो वीडियो वहां जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रोस्टैट के शुरू के 2-3 वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग जब भी मेंशन करेंगे तो वो के रूप में ही करेंगे, एप्सिलॉन आर के रूप में नहीं करते हैं। तो के हो गया, एंड दिस के इज नॉट इक्वल टू दिस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, नहीं समझेंगे इसको। दिस के इज एप्सिलॉन आर, लेकिन रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे ऑलवेज के ही रखेंगे, एप्सिलॉन आर नहीं रखेंगे। चलिए, तो अगर हमने कोई मटेरियल बीच में डाल दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो के है, तो फिर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल वही तरीका हमको अपनाना है जो तरीका हमने यहाँ किया। एक बार फिर से दोहरा दूं, क्या है तरीका। तो सबसे पहले आप अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इसकी वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, ये साथ में चलेगा वहां पे, ठीक है। यहाँ पर एयर था इसलिए K1 हो गया था, चलिए ये हो गया। उसके बाद ये वाला भी 2 एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि सारा का सारा चार्ज जो है ना वो क्या है, कंडक्टर के एक ही साइड में है, इसलिए ये नॉन कंडक्टिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इंसुलेटिंग की तरह बिहेव करता है, इसलिए फार्मूला भी वही चलेगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा, जिससे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा अपॉन आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो जहां जहां आपका एप्सिलॉन नॉट था वहां वहां एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड inside this capacitor having dielectric material of dielectric constant value k, ठीक है। तो उसके लिए आ गया सिग्मा अपन, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ गई उसे हम एक बार फिर से यहाँ लिख दें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब उसके बाद क्या करना था, क्या बताए थे, उसके बाद आपको डेल्टा भी निकालना था, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, ई इंटू डी, तो ई आपने निकाल रखा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, है ना, और इनटू हो जाएगा डी, ये हो गया आपका डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स आ गया। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला किसका, तो सी का, सी इक्वल टू क्या था, तो क्यू अपॉन डेल्टा वी, आपने डेल्टा वी निकाल रखा है, इसको वहां पे पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी, ठीक है। फिर क्यू को क्या लिखना है, वही सिग्मा ए, तो यहाँ हटाइए इसको और सिग्मा ए लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, और फिर क्या हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट ए के सब ऊपर चल, तो के को पहले ही लिखा जाता है नॉर्मली, के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, बाय डी। तो वैसा कुछ नहीं है, आप एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी कुछ कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे, जो नई कैपेसिटी अब आपको इस केस में बनेगी वो क्या होगी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के वैल्यू है वो यहाँ पे आकर के ऐड हो गया। तो इतना टाइम्स, अगर के वैल्यू मान लो 5 है तो कैपेसिटी आपकी 5 टाइम्स बढ़ गई, के वैल्यू 10 है तो 10 टाइम बढ़ गई, है ना। तो जितना भी आपका के वैल्यू रहेगा तो उतना टाइम आपका कैपेसिटी एयर कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं दैट इज जो C है दैट इज प्रोपोर्शनल टू K ऑल्सो, और प्रोपोर्शनल टू A एंड प्रोपोर्शनल टू 1/d तो था ही। तो इस तरह से हम लोग इन जनरल समझ सकते हैं इस बात को, है ना। चलिए, तो इसी में अगर हमको कंपेयर करने को कहेगा कि कैपेसिटी पहले ये थी C1 थी, बाद में हमने कुछ ऐसा वैसा किया C2 हो गया, तो C1 अपॉन C2 क्या होगा,
तो आप देख सकते हैं, है ना, K1/K2। अब मटेरियल एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, एरिया भी वही है तो कैंसिल कर देना है, डिस्टेंस अगर वही है तो कैंसिल, या फिर अगर चेंज कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला मेन हो जाता है K/0 A/D का। और फिर जैसा जैसा सवाल आएगा तो उसमें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आइए बच्चों, तो आगे हम लोग बात करते हैं फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर की। बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कभी कभी इसका कैपेसिटी निकालने को कह दिया जाता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर दो केस में बात होती है। एक केस वन, जब आउटर प्लेट इज अर्थ एंड इनर प्लेट इज गिवन चार्ज क्यू। आउटर प्लेट की अर्थिंग कर दी जाती है और इनर प्लेट पर आप चार्ज क्यू मान लीजिए, आपने क्यू चार्ज यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इंडक्शन के थ्रू क्या होगा कि इस पर तो माइनस क्यू वो ले आएगा, लेकिन फिर बाहर भी आपका प्लस क्यू आ जाता, तो उसको बाहर में अर्थिंग करने से क्या होगा, बाहर वाला सारा चार्ज जो है वो अर्थिंग की वजह से खत्म हो जाएगा। तो इस केस में जो अब आपका कैपेसिटर बना है वो आपका अंदर के प्लेट, अंदर का जो स्फेयर है उसका बाहरी वाला सरफेस और जो बाहर वाला स्फेयर है उसका अंदर वाला सरफेस, उनके बीच में आपका ये कैपेसिटर तैयार हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे इन दिस केस द कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बिटवीन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर स्फेयर, आउटर सरफेस ऑफ द इनर स्फेयर एंड इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फेयर। ठीक है, सॉरी। तो चलिए अब हम लोग कैपेसिटी की बात करेंगे। तो कैपेसिटी के लिए आपको बताया आगे, सबसे पहले दोनों प्लेट के बीच में हमको निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा पी, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसके यहाँ पे, इसके बीच में। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पर जो गॉस थ्योरम पढ़े थे उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो वेरिएबल नेचर का आएगा। तो मान लीजिए आप एक्स डिस्टेंस, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो क्या आएगा वो, तो गॉस थ्योरम के आधार पर सीधी सी बात होगी। गॉस थ्योरम अगर आपको याद हो तो देखिए क्या होगा कि इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर में जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा अपने सेंटर पे माना जाएगा Q। ठीक है, ये सारा Q अपने सेंटर पे आ जाएगा, और उसके बाद आपका फार्मूला चलेगा जो पॉइंट चार्ज की वजह से चलता है, तो 1/4πε0 एंड Q/r²। तो r की जगह यहाँ x है, तो Q/4πε0 x²। इस तरह से आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन या एट डिस्टेंस x ये मिला। अब हमें तो इसके बीच का डेल्टा भी निकालना है, तो उस डेल्टा भी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ चूंकि वेरिएबल वाला कंडीशन है इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन के हिसाब से चलेंगे, e इंटू dx। अगर कांस्टेंट होता तो e इंटू डिस्टेंस कर देते, जैसे कि पैरेलल प्लेट में हम लोगों ने कर रखा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि फील्ड जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो कम होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, यहाँ कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए आपको इंटीग्रेशन से काम करना होगा। और इसकी लिमिट जो है, एक्स की लिमिट, मतलब आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट हो रही है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो मतलब कि ए से लेकर के बी तक, तो आपकी लिमिट चढ़ जाएगी ए से बी। इस तरह से अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ई की वैल्यू रख दीजिए Q/4πε0 x² dx, इससे बी लिमिट, तो कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे। चलिए बाहर कर लिया, Q/4πε0 और dx/x² आपका अंदर रह गया विथ लिमिट ए एंड बी। चलिए अब आपको अगर इंटीग्रेशन इसका आता होगा 1/x² का इंटीग्रेशन अगर आप भूल गए तो जरा ध्यान दीजिए, ये ऊपर लेके चलिए x⁻², अब याद आ जाएगा आपको x⁻² + 1 एंड -2 + 1, तो x⁻1 मतलब -1/x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² का विथ रिस्पेक्ट टू x जो है आप निकालेंगे तो -1/x। ठीक है, अप्लाइड मैथ वाले सेक्शन में सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ के प्लेलिस्ट में जा करके अप्लाइड मैथ वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको आगे सॉल्व किया जाए, Q/4πε0 -1/x into, तो फाइनली हम लोग देखिए माइनस होगा तो आपको कई बार कह चुका हूँ, पहले नीचे वाले को रख दीजिए, तो 1/a फिर माइनस लगा के अपर वाला -1/b, इस तरह से। ठीक है, तो डेल्टा भी आपका तैयार हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो वो अब आपके सामने है।
इस रूप में, ठीक है। Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/a माइनस 1/b। अब जब ये आ ही गया तो कैपेसिटी भी लगे हाथों निकाल देंगे। तो कैपेसिटी के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था, C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V, ठीक है। तो इसको यहाँ पर यूज करिए, तो Q अपॉन डेल्टा V को यूज करेंगे तो Q अपॉन 4πε0, और यहाँ पर क्या है 1/a माइनस 1/b, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिलेशन कर दीजिए, तो क्या बन गया, इसको ऊपर लेके चले गए 4πε0 अपॉन ये 1/a माइनस 1/b। आप चाहें तो इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, या अगर आप अगले स्टेप में चाहें तो एलसीएम लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा और उसके बाद b माइनस a, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर, वो क्या आएगा जवाब 4πε0 AB अपॉन b माइनस a, जहाँ AB हो गया रेडियस, स्मॉलर वाले का रेडियस a और लार्जर वाले का रेडियस b। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो एक बार फिर से लिख दूं, C 4πε0 AB बाई b माइनस a, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलिए अब यहीं पर हम एक छोटी सी बात और करेंगे कि अगर B, जो ये बड़ा वाला स्फीयर है, अगर B मच मच लार्जर देन A हो जाता, मतलब कि ये जो दूसरा वाला स्फेरिकल प्लेट है ये अगर एकदम इन्फिनिटी पर मान लो इस तरह से B टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता, तो फिर क्या फर्क पड़ता आंसर पर। तो हम लोग उसके लिए बात करते हैं कि अगर ये वाला प्लेट काफ़ी दूर हो जाए, तो नोट करके आप आगे मेंशन कर लीजिए, इफ B इज मच मच ग्रेटर देन A, या सीधा सीधा आप ऐसा करो B टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, ठीक है। B टेंस टू इन्फिनिटी, देन तो फिर क्या आंसर आएगा, तो इससे नहीं निकालना है, इस वाले से निकालना है। तो वी हैव C इक्वल टू 4πε0 डिवाइडेड बाय 1/a माइनस 1/b, यही था ओरिजिनल। इसमें b टेंस टू इन्फिनिटी पुट करना है, तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, 1/∞ 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या बचेगा इस तरह से, बाकी ये टर्म तो 0 हो गया। तो फिर यहाँ पर आ गया 4πε0 a, ठीक है। तो दैट इज, अगर आपको सिर्फ एक स्फेरिकल स्फेयर दिया हुआ हो, ये वाला नहीं हो, तो हम लोग यही कहते हैं कि ये वाला जो होगा ये इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। तो सिर्फ अगर ये वाला दिया हुआ है प्लस ऐसे स्फेरिकल एक स्फेयर दिया हुआ है और उस पर अगर चार्ज आपने क्यू डाला हुआ है, तो इसकी जो कैपेसिटी बनेगी वो सिर्फ किस पर निर्भर करेगी, देखिए इसी रेडियस a पर, कितना 4πε0 a, ठीक है। क्योंकि इसका जो दूसरा वाला प्लेट होगा वो हम मान के चलेंगे वो इन्फिनिटी पे बन रहा है, सो b टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसमें आप रखते ही आपको जवाब आ जाएगा 4πε0 a, ठीक है क्या। तो इस तरह से, इसीलिए अगर मान लो r रेडियस का होता है तो हम लोग कैपेसिटी क्या लिखते हैं, 4πε0 r लिखते हैं, ओके। तो आपको एक दो जगह पे पहले भी यूज हुआ है, आगे भी देखिए प्रॉब्लम में यूज होगा, तो यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग केस 2 में बात करेंगे। यहाँ पे केस 2 में हो जाएगा कि जब आप कोई भी अर्थिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आपने अर्थिंग करना भी है तो इनर वाले स्फेयर को आप अर्थिंग कर सकते हैं, ठीक है। आउटर वाले को नहीं करना है, इनर वाले स्फेयर को अर्थिंग करके और फिर आपको चार्ज भी इनर वाले पर ही देना है। तो इंडक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा कि आपका ये प्लस जो होगा वो यहाँ माइनस होगा, और इसके बाहर में भी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए बाहर का, क्योंकि चार्ज अंदर में सप्लाई किया जा रहा है। तो अर्थिंग से ये मत समझिएगा कि हमेशा कि वहाँ पे चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंडक्शंस की वजह से जो भी चार्जेस आए हैं तो वो वहाँ पर अगर अर्थिंग भी है तो वो इंडक्शन की वजह से उस चार्ज को पकड़ के रखेगा। तो अर्थिंग करें ना करें अंदर वाले को फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे इस केस में। तो यहाँ पर देखिए इस केस में अब आपका दो कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, एक एज इट इज जैसे पहले फॉर्म हुआ था,
अंदर वाला जो भी स्फेयर है उसका आउटर सरफेस और बाहर वाला जो भी स्फेयर उसका इनर सरफेस, उनके बीच में और एक और स्फेयर आपका और एक और कैपेसिटर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ये बाहर वाला जो आप देख रहे हो प्लस, ये इन्फिनिटी के साथ मिल करके एक कैपेसिटर बना देगा, तो एक कैपेसिटी को जनरेट कर देगा, क्योंकि यहाँ भी चार्ज आ गया है ये, तो इसी को हमने लिखा है इन दिस केस टू कैपेसिटर्स आर फॉर्म्ड फर्स्ट बिटवीन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर स्फेयर एंड इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फेयर। ठीक है, ये एज बिफोर केस 1 के जैसा। और फिर आगे इसमें बिटवीन द आउटर मोस्ट सरफेस एंड इन्फिनिटी, आउटर मोस्ट सरफेस और इन्फिनिटी के बीच में भी आपका एक कैपेसिटी यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी आएगी वो दोनों ऐड कर देना है हमको सिंपली यहाँ पे, C बिकम्स C1 प्लस C2। तो C1 आपको ये अंदर के लिए और C2 आपका बाहर के लिए। तो अंदर के लिए जो आपने पहले अभी निकाला था 4πε0 AB/b-a वो रह जाएगा, और C2 की वैल्यू भी जो हमने पिछले केस में निकाला था कि अगर हमको एक सिंपल सा स्फेयर दिया जाए और तो उसका और इन्फिनिटी के बीच में क्या कैपेसिटी डेवलप होगा, तो 4πε0 इंटू उसका जो भी रेडियस है तो हो जाएगा 4πε0 b, तो हो गया आपका C2। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सो नेट कैपेसिटी आपकी केस 2 की यही हो जाएगी 4πε0 AB/b-a प्लस 4πε0 इंटू बी। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट इसके बाद अब आपको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में जानना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। और कैपेसिटर से रिलेटेड और भी आगे बहुत सारी ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सब पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए तो हम लोग इतना ही, यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।